और शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जो लोग ऑफिसेज में थे, घर लौटने के बाद आपके लिए आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पुतिन ने ले लिया एक और बड़ा बदला। पुतिन किसी को बख्शते नहीं है, दुश्मन से पूरी तरह से बदला देते हैं। ज़ेलेंस्की पर 75 मिसाइल दाग दी आज, 75 मिसाइल एक के बाद एक। पहली तस्वीर दिखाइए जरा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो धमाका हुआ था, ये भीषण धमाका क्रीमिया पर, ये ज़ेलेंस्की ने किया था, पुतिन के इलाके में किया था। क्रीमिया पर पुतिन का कब्जा है। देखिए पूरा पुल किस तरह से आग के गोले में तब्दील हो गया था। ये क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाला पुल था, इसे उड़ा दिया था ज़ेलेंस्की ने। लेकिन कैसे पुतिन ने इसका बदला लिया है। पुतिन ने एक साथ 12 शहरों पर 75 मिसाइल दाग दी है। देखिए जरा कैसे फायर की है पुतिन ने एक बाद मिसाइल। ये देखिए जरा, इस तरह से मिसाइलें चली और यूक्रेन बॉर्डर के अंदर घुसी और एक साथ जाकर 12 शहरों पर किस तरह से एक के बाद एक 75 मिसाइलें दाग दी हैं। मिसाइल कीव पर दागी गई हैं, खार्किव पर, लवीव पर, ये वो शहर हैं। माइकोलेव पर मिसाइल दागी गई, ओडेशा जो कि ब्लैक सी के पास है, टेर्नोपिल, खार्किव, जेपोरिजिया, इन सब इलाकों में, विनित्सिया, यहां आकर पुतिन ने बदले लिए। निकोलेव, अब आप सोचिए, नीप्रो, इन शहरों पर मिसाइल दागी गई और एक दो नहीं, 75 मिसाइलें। आइए आपको दिखाता हूं जब ये मिसाइलों की बारिश हुई तो तस्वीर क्या थी। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं ब्रिज उड़ा दिया। ये जो ब्रिज है कीव में, ये देखिए भीषण धमाका हुआ, पूरा ब्रिज उड़ा दिया। क्रीमिया का बदला लिया पुतिन ने और कीव यानी राजधानी कीव में जो बड़ा ब्रिज था उस पर एक बार आकर मिसाइल गिरी है। पुतिन ने बदला किस तरह से लिया, ये देखिए पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए यहां धमाका हुआ आके, ये धमाका आप देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर, पूरा फ्लाईओवर हिल गया। इधर का जो पार्ट था ब्रिज का वो पूरी तरह से उड़ गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप मिलिट्री बेस देख रहे हैं, पूरी तरह से धुआं धुआं आपको नजर आ रहा है चारों तरफ। ये आप देख रहे हैं कीव पर ये जो मिसाइलें गिरी, ये देखिए धुएं का गुबार, आग का गोला जो आपको नजर आ रहा है। पुतिन ने आज लंबे वक्त के बाद, कई हफ्तों और महीनों के बाद इतना बड़ा अटैक किया है और देखिए चारों तरफ धुआं ही धुआं, कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लोगों में डर और दहशत, लोग भाग रहे हैं इधर से उधर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं मिलिट्री बेस था बताया जा रहा है, हथियार डिपो थे, हथियार डिपो पर आकर मिसाइल गिरी है और पूरी तरह से जिसमें हथियार रखे जाते हैं उसे तबाह कर दिया है। पुतिन के निशाने पर था हथियार डिपो। अगली तस्वीर दिखाइए, इन धमाकों के बाद देखिए जरा, ये मंजर था, गाड़ियां तहस नहस हो गई, आग के शोले और गोले उठते आपको नजर आ रहे हैं। ये कीव की सड़कों पर, राजधानी की सड़कों पर इस तरह से आग के शोलों में वाहन तब्दील हो गए। और बड़ी खबर ये, इन धमाकों के बाद बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कीव में बत्ती गुल हो गई है। एक के बाद एक 75 मिसाइलें गिरी, जिसके बाद बिजली गुल है। 90% इलाकों में बिजली ठप हो गई है और पावर प्लांट को रूस ने दरअसल तबाह कर दिया है, जिसके बाद बत्ती गुल हो गई। आइए अब आपको बताता हूं, बच्चे डरे सहमे 75 मिसाइलों के धमाके के बाद। ये देखिए जरा, बच्चों को शेल्टर में लाकर रखा गया है। यहां राष्ट्रगान हो रहा है, यूक्रेन का राष्ट्रगान, बच्चे गा रहे हैं केवल बच्चों का ध्यान हटाने के लिए, लेकिन बच्चे डर के साए में जी रहे हैं और यही वजह है। बड़ी खबर यह है कि माहौल इस तरह का बना हुआ है कि पूरे स्कूल बंद कर दिए गए, यूक्रेन के सभी स्कूल बंद कर दिए गए और 14 अक्टूबर तक, जी हां 14 अक्टूबर तक स्कूल बंद किए गए हैं। और आइए अब आपको बताता हूं, पुतिन के टारगेट पर कोई था तो वो ज़ेलेंस्की थे। किसी तरह ज़ेलेंस्की को खत्म करना था, लेकिन क्या क्या तबाह किया, क्या क्या तबाह किया है पुतिन ने, ये आपको बताने जा रहा हूं। देखिए पुतिन आपको दिखाई दे रहे हैं, पुतिन ने कैसे, ये दूसरा डाउन टेबल ग्राफिक्स है जिसमें बर्बादी और तबाही की बात हो रही है कि पुतिन ने किन किन इलाकों में पुतिन ने तबाही मचाई है, यह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आइए उससे पहले मैं आपको बताऊं, यह देखिए पुतिन ने किन किन इलाकों पर तबाही मचाई है, यह मैं आपको बताऊं। उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि देखिए जरा, बड़ी खबर यह आ रही है कि यूक्रेन पर बमबारी आगे भी जारी रहेगी और जंग पर पुतिन का सबसे बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन का सबसे बड़ा बयान जंग पर सामने कि आखिर आगे भी इसी तरह की बमबारी जारी रहेगी। यूक्रेन को पुतिन की सीधी चेतावनी जारी की गई है।
पुतिन ने कहा अभी और हमले होंगे, तो सिर्फ 75 मिसाइलों से अटैक हुआ है, ये हमले बंद नहीं होने वाले हैं। एक के बाद एक इस तरह के अटैक होते रहेंगे, क्योंकि पुतिन क्रीमिया का बदला लिया है, लेकिन अब इसी तरह से जारी रहेगा ये मिसाइल अटैक। आइए अब आपको दिखाता हूं कि पुतिन ने कैसे बड़ी बैठक ली है। ये देख रहे हैं आप, पुतिन ने अपने अधिकारियों से, ये देख रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, इस हमलों के बाद, इन धमाकों के बाद पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाकायदा ये बैठक ली है। और इस बैठक में पुतिन ने क्या कहा ये आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि कैसे आखिर पुतिन का जो टारगेट था, क्या क्या तबाह कर दिया है पुतिन ने। देखिए जरा, पुतिन आपको नजर आ रहे हैं, पुतिन के हाथ में बंदूक है, तो ज़ेलेंस्की के दफ्तर पर पुतिन ने मिसाइल दागी है। इसके अलावा जर्मन दूतावास से भी मिसाइल टकराई है, जर्मन दूतावास तबाह हो गया है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर भी निशाना साधा गया है, सैन्य ठिकाने भी तबाह हो गए। संचार और पावर सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। यूक्रेन के 5 हथियार डिपो, जिसमें हथियार रखे जाते हैं, उस पर भी अटैक किया गया। यूक्रेन का MiG-29 मार गिराया है और सरकारी दफ्तरों को भी निशाना बनाया गया है। इतना ही नहीं, आपको बताऊं कि रिहायशी इलाकों पर भी अटैक किया गया है, इमारतों पर भी हमले हुए हैं। ब्रिज इमारत तहस नहस और तबाह हो गए हैं आज के अटैक में। 40 यूक्रेनी जवान अब तक मारे गए हैं इस अटैक में, 2 दर्जन लोग भी मारे गए, इस तरह की खबरें हैं। यूक्रेन में एयर अलर्ट घोषित कर दिया गया है, ऊपर से कोई विमान नहीं जाएगा। हर तरफ आग और धुआं नजर आ रहा है यूक्रेन में। हमले से राजधानी में गड्ढे बन गए, जी हां, और बंकरों में जाने की लोगों को सलाह दी गई है। लोगों से कहा गया शेल्टर होम में ही रहे, उससे बाहर ना निकले, कभी भी कोई धमाका हो सकता है। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस में बंकर बना दिए गए। हमले के बाद यूक्रेन में अंधेरा छाया हुआ है और यूक्रेन के स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए गए। 14 अक्टूबर तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी यूक्रेन के अंदर। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पुतिन ने जो बैठक बुलाई थी, वो तस्वीरें दिखाइए। पुतिन ने जो बैठक बुलाई थी, इस हमले के बाद पुतिन ने बैठक की अपने अधिकारियों के साथ। ये जो वॉर रूम में पुतिन बैठे हुए हैं, अधिकारियों से पुतिन ने क्या कुछ कहा है वॉर रूम में, आइए अब आपको ये बताता हूं। पुतिन ने सीधे निर्देश दे दिए कि अब इसी तरह का हमला जारी रहेगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। देखिए जरा, पुतिन अपने अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। पुतिन ने रूसी सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई थी, रशियन सिक्योरिटी काउंसिल की यह बैठक थी। यूक्रेन के खिलाफ, और फ्रेम आउट कीजिए, यूक्रेन के खिलाफ आगे भी रणनीति पर मंथन होगा। और हमलों के बीच पुतिन की यूक्रेन को सीधी सीधी चेतावनी है, यूक्रेन अगर नहीं माना तो और ज्यादा भयानक अटैक किए जाएंगे। क्रीमिया जैसे आतंकी हमलों का कड़ा जवाब देंगे हम। आज हमने यूक्रेन पर घातक हथियारों का इस्तेमाल किया है, पुतिन ने अपने अधिकारियों से यह बात कही है। यूक्रेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हम पूरी तरह से तबाह कर देंगे। पुतिन ने ब्रिज पर हमले को आतंकी हमला दरअसल बताया है। क्रीमिया ब्रिज हमले में यूक्रेन का हाथ बताया जा रहा है। जो तस्वीर मैंने शुरू में आपको दिखाई, यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस ने हमले को इसे अंजाम दिया है और हमले के पीछे ज़ेलेंस्की का दिमाग बताया जा रहा है। विदेशी ताकत भी हमले में शामिल थी, यह कहना है पुतिन का। तुर्की स्ट्रीम पाइपलाइन उड़ाने की भी कोशिश की गई है और यूक्रेन पर 3 बार आतंकी हमले का आरोप लगा है। यूक्रेनी एटमी ठिकानों को तबाह करना चाहता है। दरअसल यूक्रेन की आतंकी साजिश का करारा जवाब मिलेगा, यह पुतिन ने कहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, पुतिन आज सामने आए, अधिकारियों से भी बात की, क्या कुछ कहा सुनिए जरा। направленные на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России. Очевидно также, что заказчики, организаторы, исполнители теракта – это украинские спецслужбы. Киевский режим уже давно использует террористические методы. Это убийство общественных деятелей, журналистов, ученых, причем как на Украине, так и в России. और अब आपको बताते हैं, पुतिन को आपने सुन लिया, लेकिन ज़ेलेंस्की ने भी 75 मिसाइल अटैक के बाद जवाब दिया है। ज़ेलेंस्की देखिए क्या कह रहे हैं। ज़ेलेंस्की सामने आए, उन्होंने कहा मॉस्को सोचता है कि हमें झुका लेगा। वो कह रहे हैं ये रूस और पुतिन की गलतफहमी है कि उन्हें लग रहा है कि हमें झुका पाएंगे। यूक्रेन के लोग न झुकेंगे और न ही रुकेंगे। हम हर हमले का पूरी ताकत से जवाब देंगे। रूस ने यूक्रेन पर आतंकी हमले किए हैं,
G7 की बैठक तुरंत बुलाई जानी चाहिए, यह कहा है ज़ेलेंस्की ने। सुनिए जरा, दुनिया से गुहार लगा रहे हैं ज़ेलेंस्की कह रहे हैं हम जीतेंगे। सुनिए जरा। Вони прагнуть паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему, вони безнадійні. Друга мішень – це люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми, українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо усе зруйновано. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв. ज़ेलेंस्की ने कहा कि G7 की बैठक बुलाई जाए, और बड़ी खबर इस बीच ये आ रही है कि G7 की बैठक बुला ली गई है। जी हां, G7 की इमरजेंसी बैठक बुला ली गई है, यानी 7 बड़े देशों की यह बैठक है। मंगलवार को, जी हां, मंगलवार को जर्मनी में यह बैठक होने वाली है, और इस बैठक में ज़ेलेंस्की आज हुए हमले का जिक्र कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने जर्मन चांसलर से भी बात की है, लेकिन ज़ेलेंस्की ही टारगेट पर थे पुतिन के। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ज़ेलेंस्की के परिवार की तस्वीर है। इस वक्त पुतिन ने जो हमला किया, उनके निशाने पर एक शख्स था कि ज़ेलेंस्की को खत्म किया जाए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये जो आप देख रहे हैं, ये ज़ेलेंस्की का ऑफिस है। अक्सर इस ऑफिस से उनका लाइव आपने देखा होगा, अपने बयान जारी करते हैं अपने दफ्तर से। दफ्तर पर टारगेट किया है पुतिन ने। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये जो धमाका हुआ है ये एसबीयू में हुआ है, विदेश मंत्रालय के पास ये धमाका हुआ, और बताया जा रहा है कि ये ज़ेलेंस्की के दफ्तर के बहुत नजदीक जगह है जहां ये धमाका हुआ है। अगली तस्वीर दिखाइए। प्रशासनिक दफ्तर, एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिस है, ये देखिए पूरी तरह से तबाह हो गया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। यानी मिसाइल पूरी तरह से ज़ेलेंस्की को खत्म करने के लिए मारी और दागी गई थी, और बताया यह जा रहा है कि जो मिसाइल दागी गई उस मिसाइल पर बाकायदा गुड मॉर्निंग लिखकर दागा गया, कि जैसे ही वो ज़ेलेंस्की के पास जाकर गिरे, ज़ेलेंस्की की सुबह इस मिसाइल की गुड मॉर्निंग के साथ हो। देखिए जरा कैसे ज़ेलेंस्की के दफ्तर के ठीक बाहर, ठीक बगल में आकर गिरी है मिसाइल। ये देखिए जरा कैसे आकर तबाह, ये देखिए मिसाइलें गिरी एक के बाद एक, और कुछ इस तरह से धमाका हुआ और आसपास की इमारतें नस्त नाबूद हो गई। पहली बार पुतिन का ज़ेलेंस्की पर यह सीधा हमला है मिसाइल से। ज़ेलेंस्की को रूस की मिसाइल ने निशाना बनाया है। ज़ेलेंस्की के दफ्तर के पास रूसी मिसाइल आकर गिरी। पुतिन सीधा ज़ेलेंस्की पर अटैक करना चाहते हैं अब, इसलिए ज़ेलेंस्की के दफ्तर को टारगेट किया गया। पहले भी पुतिन के निशाने पर ज़ेलेंस्की रह चुके हैं। रूसी स्ट्राइक टीम राजधानी कीव तक पहुंच गई थी, आपको याद होगा। रूसी स्ट्राइक टीम उन्हें पकड़ना चाहती थी उस वक्त तक जिंदा। ना पकड़े जाने पर घर ज़ेलेंस्की उसके बाद वहां से गायब हुए। ज़ेलेंस्की के साथ उनका परिवार भी निशाने पर है, और हमले के एक दिन पहले रात को लाइट बंद कर दी गई थी। उस दौरान गार्ड ज़ेलेंस्की के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट लेकर तैयार थे। असोल्ट राइफल्स के साथ गार्ड पूरी तरह से तैयार थे, और रूसी सैनिकों ने 2 बार हमले करने की कोशिश की है ज़ेलेंस्की पर। राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाने की तैयारी थी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की पत्नी और बच्चे भी तब वहीं मौजूद थे उस वक्त। ज़ेलेंस्की ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि वो निशाने पर थे। आइए बड़ी खबर इस बीच दर्शकों को बता दें कि यूक्रेन के कीव में अभी भी एयर अलर्ट चल रहा है, और कीव में ज़ेलेंस्की भी कीव में ही रहते हैं। खबर यह है ज़ेलेंस्की कीव में रहते हैं और सायरन बज रहे हैं लगातार। एयर अलर्ट के बाद कीव में ही ज़ेलेंस्की मौजूद हैं, और वहां यानी अभी भी खतरा बना हुआ है। अगर आप सुनवाइए वो तस्वीर दिखाइए कि अभी भी सायरन बज रहे हैं, अभी भी हमले का अलर्ट है, हमले का अभी भी अलर्ट है। और सायरन सुनिए जरा, ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, सुनाइए लोगों को कि वहां हमले का अलर्ट है, किसी भी वक्त कोई मिसाइल दागी जा सकती है। सुनिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी जुड़ रहे हैं। बख्शी साहब, क्या पुतिन ज़ेलेंस्की को मारना चाहते हैं? इस तरह के इनपुट हैं, क्या मार पाएंगे, मार सकते हैं? पे क्या प्रॉब्लम है साहब? देखिए वो कितने सारे मोबाइल पे रहते हैं। आजकल आप मोबाइल खोले, आपके 8 फिगर कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं। इसी तरह उन्होंने दुदायेव को मारा था, क्या कहते हैं, ग्रोजनी में, चेचनिया के अंदर।
तो आजकल इतनी टेक्निकल चीजें हैं कि खासकर जो 24 घंटे मोबाइल पे बातचीत कर रहा है उसको टारगेट किया जा सकता है। और अभी तक मुझे जो रूसी लोगों ने बताया है वो कह रहे थे कि बाकी लीडरन की बनिस्बत ज़ेलेंस्की फिर भी मॉडरेट है और वो चाहते थे कि उनको जिंदा रखें ताकि पीस टॉक किसी ना किसी से तो करनी है। लेकिन अब जब ज़ेलेंस्की ने बता दिया है कि पीस टॉक तो छोड़े, मैं तो आपको हरा के छोड़ूंगा, तो इतना थूका चाटना तो मेरे ख्याल किसी के लिए मुमकिन नहीं है। कोई देश जो अपना आत्मसम्मान करता है और रूस जैसी बड़ी ताकत, वो तो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो रूस जैसी ताकत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सुन रहे थे बख्शी साहब को। लेकिन मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह यूक्रेन में डर और खौफ का माहौल है। यूक्रेन में कैसे लोग डरे हुए हैं वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, लोग मेट्रो के अंदर बैठे, लोग मेट्रो के अंदर मौजूद हैं। ये मेट्रो बंकर के अंदर रुकी हुई है, दूसरा कोई और विकल्प नहीं है। एम्बियंस कम रखिए। दूसरा कोई विकल्प नहीं है लोगों के पास कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। मेट्रो में लोग डर और खौफ के साए में जी रहे हैं। इसीलिए भारत की तरफ से एक बड़ी एडवाइजरी आई है। आपको बताऊं कि यूक्रेन हमले पर भारत ने भी निर्देश जारी किए, दिशा निर्देश। यूक्रेन पर भारत की एडवाइजरी है कि अगर गैर जरूरी यात्रा ना करने की सलाह दी गई है भारतीयों को कि जरूरत ना हो तो यात्रा हरगिज ना करें। यूक्रेन में भारतीयों के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। दूतावास के संपर्क में रहने को कहा गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं कि अमेरिका ने भी अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। जो लोग अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं वो भी बाहर ना निकलें, उनको भी घरों में रहने की सलाह दी गई है कि सुरक्षित इलाकों में जाएं। अपने नागरिकों से कहा गया है और कि कैसे रूसी हमले में के दौरान आप लोगों से सुरक्षित रहने को कहा गया। अब आपको बताता हूं, जो 75 मिसाइल दागी गई, ये जो आप ड्रोन देख रहे हैं, इस ड्रोन के जरिए ये दागा गया है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। इन हमलों में इस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो ड्रोन है ये ईरानी ड्रोन है, ईरान का ड्रोन है और इसका इस्तेमाल किया गया है इस हमले में। आइए अब आपको इस ड्रोन की खासियत बताते हैं कि पुतिन ने आखिर इस ड्रोन का इस्तेमाल क्यों और कैसे किया है। पुतिन ने दरअसल सोच समझकर इस ड्रोन का इस्तेमाल किया है और इसकी खासियत यह है कि जिस तरह से इसने अटैक किया है, उस अटैक के बाद यह माना जा सकता है कि पुतिन दोबारा इस ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। यह देखिए, यह आ गया ड्रोन। ईरान के इस ड्रोन का नाम है शहद 136 और इसे आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। टारगेट से टकरा कर यह उसको नेस्तनाबूद कर देता है। इसकी खासियत यह है निशाना लॉक होने से बचना मुश्किल हो जाता है और सेना और इमारतों को यह निशाना बनाता है। वही हुआ यूक्रेन में। सुरक्षा कवच को भी यह टारगेट करने की ताकत रखता है, यानी कोई बहुत सुरक्षा कवच में हो वहां भी ये नेस्तनाबूद कर देगा। सबसे पहले टारगेट के चक्कर काटता है ये ड्रोन और टारगेट लॉक होता है और उसके बाद सीधे टकरा जाता है जाकर टारगेट से। ड्रोन के टकराने के साथ ही बड़ा धमाका होता है और धमाके के साथ वो टारगेट, वो निशाना पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इस ड्रोन में कई घंटों तक हवा में रहने की भी क्षमता है और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ये ड्रोन उड़ सकता है। 2500 किलोमीटर तक इस ड्रोन की रेंज है। लगभग ड्रोन 40 किलो तक बारूद भी ले जा सकता है अपने साथ। ईरान की कंपनी हेसा ने इस ड्रोन को बनाया है। और इस दरमियान खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि नेटो ने एक आपात बैठक बुलाई है। इन हमलों के बीच नेटो ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्रियों की बैठक बताई जा रही है। ब्रसेल्स में यह बैठक होनी है। ब्रसेल्स में यह बैठक होनी है। और आइए अब आपको बताता हूं कि हमले के बाद दुनिया का रिएक्शन क्या है, दुनिया क्या कह रही है इस हमले के बाद, यह आपको बताने जा रहा हूं। नेटो क्या कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस का क्या कुछ कहना है। चारों तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं इन बड़े हमले के बाद। दरअसल यूक्रेन, ये आप देख रहे हैं, नेटो ने कहा है सारे बवाल की वजह और जड़ कौन है, नेटो का कहना है यूक्रेन के विदेश मंत्री से उन्होंने बात की है। साथ ही साथ रूस के भयानक हमले की नेटो ने निंदा की है।
नेटो बहादुर यूक्रेन के लोगों का समर्थन करता है। जुबानी जमा खर्च नेटो पूरी तरह से कर रहा है इस हमले के दौरान। रूस के खिलाफ जंग में हम यूक्रेन के साथ हैं, रूस के हमले की निंदा करते हैं, उन्होंने कहा है। ये यूरोपियन यूनियन ईयू का कहना है ये एक घिनौना कृत्य है। चार्ल्स मिशेल ने कहा है, यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है रूस का ये दुखद हमला है, ऐसी हिंसा का कोई बहाना नहीं हो सकता है, इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। और जर्मन चांसलर ओलाफ ने कहा है जेलेंस्की से उनकी फोन पर बातचीत हुई है, यूक्रेन को हर संभव मदद मुहैया कराएगा। जर्मनी और G7 की कल बैठक होने वाली है, जिसकी बात की थी खुद यूक्रेन ने। और बिग ब्रेकिंग न्यूज इस बीच आ रही है, आपको बता दें कि यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष कल रूस जाने वाले हैं। कल रूस जाएंगे वो और पुतिन से मिलेंगे शेख मोहम्मद बिन जायद। क्या परमाणु, बड़ी बात यह है कि जो माहौल बन रहा है, इस माहौल में एक सवाल सभी के जहन में आ रहा है। वो सवाल यह है कि क्या परमाणु हमला हो सकता है, क्योंकि पुतिन धमकी तो दे रहे थे। अब एक बार में इतनी मिसाइलों से हमला किया, 75 मिसाइल दाग दी। क्या परमाणु हमले की तरफ बढ़ रहा है दुनिया? हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी साहब बने हुए। जीडी बख्शी साहब, आज जो कुछ हुआ है उसके बाद क्या यह कहा जा सकता है कि अब परमाणु बम फेंके जा सकते हैं? छोटे ही परमाणु सही, लेकिन पुतिन अब न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। अगर पुतिन जो है कन्वेंशनल मीन से पलटवार नहीं कर पाते या उनको और कोई मैदान में जंग में शिकस्त मिलती है, तो वो जरूर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरी सोच ये है कि पहले वो कन्वेंशनल तरीके इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वो जाकर जो है उन्होंने जैसे पार्शियल मोबिलाइजेशन ऑर्डर की है, 3 लाख ट्रूप्स जो हैं वो मोबिलाइज किए जा रहे हैं और वो अब लड़ाई में झोंके जाएंगे। मेरा अंदेशा है कि वो जैसे ही बारिशें अक्टूबर की खत्म होती हैं, ये जो फोर्स तैयार किया जा रहा है ये हमला कर सकता है और इसके बाद भी ये युद्ध चलता रहेगा। अगले साल स्प्रिंग में फिर कैंपेन सीजन होता है, उसमें मुझे लगता है कि रूस बड़ी तैयारी के साथ बड़े पैमाने पे हमला करेगा। इस बार कईव या ओडेसा ये भी निशाने पे हो सकते हैं। जी हाँ, जीडी बख्शी साहब हमारे साथ बने रहिए, आपके पास आएंगे। बख्शी साहब, बड़ी बात कह रहे हैं, रूस और बड़ा हमला कर सकता है और इसकी तैयारी हो सकती है, क्योंकि रूस का करीबी बेलारूस से बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आपको बता दें कि जंग के बीच बेलारूस का बड़ा बयान आया है। उनका कहना है रूस के साथ सेना तैनात करने वाला है बेलारूस। जी हां, और सेना तैनात करने का मतलब यूक्रेन पर हमले की तैयारी का आरोप लगाया है। किस तरह सेना तैयार करेगा तो क्या उसके बाद यूक्रेन पर हमला करेगा, ये तो आप देख रहे हैं। इस तरह के धमाके यूक्रेन में हुए हैं, एक के बाद एक। क्या परमाणु हमला पुतिन करने वाले, जो बात जीडी बख्शी कह रहे हैं, ये मैं बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि पुतिन पिछले कुछ वक्त में जो बयान दिए हैं वो इशारा कर चुके हैं। आपको बताऊं कि यूक्रेन से जंग में पुतिन का अगला प्लान क्या होगा, पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। अब क्या परमाणु हमला करेंगे पुतिन, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज जो तस्वीरें दुनिया ने देखी है उसने सबकी रूह कपा दी है कि पुतिन बेशक 70 पार कर गए हो उम्र के पड़ाव में, लेकिन कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। बाइडेन खुद कह चुके हैं कि पुतिन की धमकी को मजाक में मत लीजिए, और इसी से समझा जा सकता है कि पुतिन की धमकी को कोई हल्के में नहीं ले रहा। खुद पुतिन बार बार कह रहे हैं वो अपने देश की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने वाले हैं। उनका इतना कहना कि परमाणु हमले की आशंका को बढ़ाने वाला है। पुतिन लगातार वो कदम उठा रहे हैं जिससे परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। रूस की सड़कों पर मिसाइल और टैंक की तस्वीरें पूरी दुनिया देख चुकी है। और इतना ही नहीं, मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में रेड स्क्वायर पर परमाणु मिसाइलें परेड की तैयारियों में हिस्सा लेती दिखी थी, जिसे अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के खिलाफ खुली चेतावनी माना गया था। दरअसल पुतिन हार नहीं मानने वाले। यूक्रेन के खिलाफ जंग का आज 229वां दिन है। यूक्रेन के 4 राज्यों में जनमत संग्रह के बाद, रूस में मिलाने के बाद पुतिन अब यूक्रेन पर पूरा शिकंजा कसना चाहते हैं, और इसी वजह से यह डर सता रहा है कि पुतिन यूक्रेन पर अधिक भीषण हमले की तैयारी कर रहे हैं। और आज भी पुतिन ने यूक्रेन को चेतावनी दी है
और अगर परमाणु हमले की नौबत आई तो यूक्रेन सहित पूरी दुनिया को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि पुतिन ने बाकायदा नया सेना प्रमुख भेज दिया है। वो नया सेना प्रमुख कौन है, ये देखिए जरा। ये है पुतिन का नया सेना प्रमुख, नया कमांडर, जो अब तबाही मचाएगा यूक्रेन के अंदर। ये सेना प्रमुख अब लीड कर रहा है, यानी पुतिन की स्ट्रैटेजी बदल चुकी है। यूक्रेन को टारगेट करने का पुतिन ने नया तरीका खोज निकाला है। दरअसल खूंखार कमांडर को कमान दे दी गई है। जनरल सरगेई नाम है इनका। जनरल सरगेई को यूक्रेन की जीत की जिम्मेदारी दी गई है। पुतिन के करीबियों में से एक हैं जनरल सरगेई। यूक्रेन में सभी सेनाओं की कमांड इनको सौंपी गई है। जनरल सरगेई क्रूरता के लिए जाने जाते हैं, बहुत क्रूर शख्स हैं ये। हवाई हमलों में विशेष महारत हासिल है। अगर आप देखिए, इनको कमान मिलने के बाद से हवाई हमले यूक्रेन में बढ़ गए। सीरिया में हवाई अटैक से नेस्तो नाबूद कर दिया था इन्होंने। हमले में आपको बताऊं, अलेप्पो शहर पूरी तरह से तबाह कर दिया था। सरगेई ने सीरिया में एक्शन के लिए बाकायदा पदक और पुरस्कार भी मिला इन्हें। 2017 में सीरिया में सेना का नेतृत्व किया था सरगेई ने। इसी साल सरगेई को वायुसेना की जिम्मेदारी भी मिली है। 2014 में चेचन्या में गार्ड डिवीजन का नेतृत्व भी किया था इन्होंने। जनरल सरगेई की उम्र करीब 55 साल बताई जाती है। 2 कमांडर फेल होने के बाद इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कमांड मिलते ही यूक्रेन में तबाही नजर आने लगी है। ये इनकी ताकत आपने देखी है। लेकिन आपको बताता हूं कि आखिर कैसे सिर्फ सरगेई को कमांड नहीं दी गई। एक खास आर्मी, फ्रॉग आर्मी, जी हां, देख रहे हैं पानी के अंदर, जिसे आप हिंदी में मेढक सेना भी कहेंगे। ये फ्रॉग आर्मी भी पुतिन ने भेज दी है यूक्रेन में लड़ने के लिए। फ्रॉग आर्मी के अलावा ये आप देख रहे हैं, ये है फ्रॉग आर्मी। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये है डॉल्फिन आर्मी। पुतिन ने अपनी डॉल्फिन आर्मी भी भेज दी है। ये डॉल्फिन आर्मी कैसे काम करती है ये आपको बताऊं। ये डॉल्फिन आर्मी बहुत खास है। पानी में रहकर पुतिन तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। पुतिन को पल पल की जानकारी देगी, एक एक सेकंड की जानकारी देगी कि क्रीमिया के आसपास ब्लैक सी में आखिर क्या हो रहा है। देखिए, ये आ गई है डॉल्फिन आर्मी जो आप देख रहे हैं। पुतिन ने इस डॉल्फिन आर्मी को उतार दिया है जंग के मैदान में। और डॉल्फिन सेना दरअसल ब्लैक सी में तैनात की गई है, जिसे आप काला सागर कहते हैं। नौसैनिक अड्डे की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस डॉल्फिन आर्मी के पास ही है। ब्लैक सी के दुश्मन के लिए चुनौती है। जो ब्लैक सी में मौजूद दुश्मन है, सर्विलांस के लिए यह बाकायदा ट्रेंड है डॉल्फिन। दुश्मन का खात्मा करने की क्षमता भी ये डॉल्फिन रखती हैं और हमले के दौरान सेना को अलर्ट करती हैं ये डॉल्फिन। कैसे, देखिए, साउंड सिग्नल से दुश्मन को पहचानती हैं। पानी के अंदर जो साउंड सिग्नल आते हैं, पनडुब्बी है, जहाज के आते ही फौरन अलर्ट कर देती हैं। ये पानी में विशेष हरकतें शुरू कर देती हैं, जिससे सीधे सिग्नल जाता है। ये नौसेना के लिए भी एक अलर्ट होता है और नजदीक आने से पहले ही दुश्मन खत्म हो जाता है। सीरियन वॉर में इन डॉल्फिन्स का इस्तेमाल किया गया था। कोल्ड वॉर में यह डॉल्फिन सेना तैयार की गई थी। डॉल्फिन के साथ ही वेल को भी, इससे बड़ी मछली वेल को भी ट्रेनिंग दी गई। ट्रेंड बेलुगा वेल है रूसी सेना का हिस्सा, इसे भी माना जाता है। नॉर्वे में बेलुगा वेल आर्मी की तस्वीर भी देखी गई थी। आइए, तो आपने देख लिया कि किस तरह से कि आखिर डॉल्फिन आर्मी काम कर रही है। लेकिन एक जहन में सभी के सवाल आ रहा है, आपको बताऊं। सवाल यह है कि आखिर अब क्या होगा। पुतिन ने एक साथ 75 मिसाइलें दाग दी। आपके जहन में होगा अब आखिर इस युद्ध का रुख क्या होने वाला है। डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी हमारे साथ बने हुए। बख्शी साहब, लोगों को बताइए जरा, आखिर अब क्या होगा, पुतिन क्या करने वाले हैं, ये युद्ध कहां जा रहा है, कब खत्म होगा। हमें तो लग रहा था खत्म हो जाएगा, ये खत्म होने वाला है, फिर 75 मिसाइल दाग दी। अब क्या होगा? इस वॉर में तो बहुत सिग्निफिकेंट एस्केलेशन हुई है। अभी तक सोचा जा रहा था कि एक स्टेलमेट हो गया है, रूस ने जो लेना था उसने पकड़ लिया। फिर अमेरिका ने, नेटो ने उकसाया यूक्रेन को, हथियार दिए और बोला दोबारा हमला करो, इनको उठा के बाहर फेंको। अरे साहब, इतना आसान नहीं है। रूस जैसी बड़ी ताकत को इतना हल्का ले लेना भी मैं समझता हूं गलती है। अब रूस ने मोबिलाइज किया है, वो सीरियस होके लड़ रहा है। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आई कि उन्होंने पहले दिन से मोबिलाइजेशन क्यों नहीं करी, वो 1-2 महीने में लड़ाई खत्म
कर सकते थे, लेकिन वो पता नहीं क्या रीजंस हैं उनके, ये तो लड़ाई के बाद ही पता चलेगा। अब जाके मोबिलाइजेशन करी है, अब जाके सीरियस इंटेंट दिखाया है टू प्रोसिक्यूट एंड एस्केलेट दिस वॉर। मैं नहीं समझता वो किसी के दबाव में आएंगे जब तक कि उनके मिनिमल ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं हो जाते। उसके बाद वो ही वुड लाइक टू नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। वो स्ट्रेंथ जब तक हासिल नहीं करते वो लड़ते रहेंगे। जी, तो बख्शी साहब ने बड़ी बात कही, पुतिन के ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं हो जाते तब तक वो शांत नहीं होने वाले। बहुत शुक्रिया बख्शी साहब हमसे बात करने के लिए। तो पुतिन अभी रुकने वाले नहीं है, एक बात साफ हो गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, दुखद खबर, अफसोसनाक खबर। नेताजी नहीं रहे। आज सुबह खबर आई कि उनका निधन हो गया है। अंतिम सफर पर नेताजी, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त उनका मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे। कई हफ्तों से भर्ती थे, आईसीयू में भी थे, सीसीयू में भी रहे, वेंटिलेटर पर रहे। उस वक्त अखिलेश यादव मौजूद थे, धर्मेंद्र यादव उनके बगल में खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ा नुकसान है। उनके मार्गदर्शक भी थे, उनके पिता भी थे। सियासत उन्हीं की छत्र छाया में अखिलेश यादव ने की भी है, सीखी भी है और उसी तरह से वो आगे बढ़े भी हैं। अगली तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको। गृह मंत्री अमित शाह फौरन, जैसे ही जानकारी उन्हें मिली, फौरन मेदांता अस्पताल पहुंचे, पुष्प चक्र अर्पित किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, अपना शोक व्यक्त किया। अखिलेश यादव वहां मेदांता में उस वक्त मौजूद थे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद सैफई यहां गुरुग्राम के मेदांता से सैफई ले जाया गया नेताजी का पार्थिव शरीर। वहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से इटावा के सैफई पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए। तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन आपको बताऊं कि अंतिम संस्कार भी उनका सैफई में होना है। सैफई उनका गृह जिला भी है। इटावा में है सैफई, और सैफई से ही उन्होंने अपनी सियासत की शुरुआत भी की। पैतृक गांव उनका पार्थिव शरीर लेकर जाया गया, जिसे सैफई कहते हैं। पैतृक गांव में ही अंतिम संस्कार होगा नेताजी का। इटावा के सैफई में उनका पैतृक गांव है, और सैफई में कल दोपहर 3 बजे नेताजी का अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। योगी सरकार ने राजकीय शोक घोषित किया है और यूपी में 3 दिन तक यह राजकीय शोक रहेगा। अंतिम संस्कार में सीएम योगी भी शामिल होंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सैफई के लिए रवाना होंगे। कल सुबह 8:16 पर मुलायम सिंह जी का निधन हुआ। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 22 सितंबर से अस्पताल में भर्ती थे। उनके कई ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया था। शुरुआत में उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। आइए आपको सुनवाता हूं। योगी आदित्यनाथ, जैसे ही उन्हें खबर मिली, योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी एक जुझारू और संघर्षशील नेता थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। संघर्षों से तपे बढ़े और प्रदेश की राजनीति के 5 दशक तक केंद्र बिंदु बने रहे। देश और प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन एक लंबे समय तक उन्होंने किया। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना ईश्वर से करता हूं। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी मिली कि मुलायम सिंह जी का निधन हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो गुजरात में 3 दिवसीय दौरे पर थे। देखिए, प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। ये देख रहे तस्वीरें, देखिए पहली तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुलायम सिंह यादव खड़े और जयललिता खड़ी है, मुख्यमंत्री रही तमिलनाडु की। यह तस्वीर साझा की पीएम ने। एक तस्वीर नहीं, एक के बाद एक 4 तस्वीरें नेताजी के साथ साझा की, जो बता रही है उनका लगाव और जुड़ाव। दूसरी तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री ने मुलायम सिंह जी के साथ साझा की यह तस्वीर। यह शादी समारोह में जब पीएम मोदी गए थे मुलायम सिंह जी के यहां, तब की तस्वीर है। तीसरी तस्वीर दिखाइए जरा। यह है तीसरी तस्वीर। यह तस्वीर से पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री रहने के दौरान जब दिल्ली में इस तरह के कार्यक्रम हुए, जब सभी मुख्यमंत्री मिले, ये उस दौर की मुलाकात संभव हो सकता है। एक और तस्वीर दिखा रहा है, अगली तस्वीर दिखाइए। यह चौथी तस्वीर है। यह एक के बाद एक 4 तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा की, और न सिर्फ तस्वीरें बल्कि पीएम मोदी ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स भी किए, जो बताते हैं कि उनका मुलायम सिंह जी के साथ किस तरह से लगाव रहा है। पीएम ने लिखा, मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश
और राष्ट्रीय एक पहचान बनाई, अपनी एक अलग पहचान बनाई राष्ट्रीय राजनीति में। वो आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख सैनिक थे। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने एक मजबूत भारत के लिए काम किया है। उनके संसदीय हस्तक्षेप व्यवहारिक थे और राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने पर जोर देते थे। यह प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। एक और ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, जब हमने मुख्यमंत्री के रूप में काम किया दरअसल तब उनके साथ मेरी कई बार बातचीत हुई। घनिष्ठता हमारी जारी रही आगे भी और मैं हमेशा उनके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक रहता था। उनके निधन से मुझे पीड़ा हो रही है। उनके परिवार और लाखों समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। आइए अब आपको सुनवाता हूं। प्रधानमंत्री दरअसल गुजरात दौरे पर थे, भरूच में थे। प्रधानमंत्री को तभी जानकारी मिली नेताजी के निधन पर, तो उन्होंने जब अपनी रैली में भाषण की शुरुआत की तो सबसे पहले नेताजी का जिक्र किया, उनकी बात की। सुनिए जरा। आज सुबह मैं यहां आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के दो शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी वो इस देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लगेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। तो प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनवाता हूं नेताजी का वो बयान जो उन्होंने लोकसभा में दिया था। लोकसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और जिस बात का जिक्र खुद पीएम मोदी कर रहे थे नेताजी के बयान का, वो बयान आपको सुनवाता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया है।
ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो आपने जिससे कराया है तो सबको रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके पेपर के खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेषकर बधाई और धन्यवाद आपको देता हूं। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया, ये हमारी इच्छा है। तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। और जब बात प्रधानमंत्री मोदी और मुलायम सिंह जी के बारे में हो रही है तो आपको वो एक और तस्वीर दिखाते हैं जिस पर बहुत सुर्खियां और बहुत खबर बनी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर है जब अखिलेश यादव हार गए थे और योगी आदित्यनाथ शपथ ले रहे थे। मंच पर मुलायम सिंह यादव मौजूद थे और मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में कुछ कह रहे थे। अखिलेश यादव वहीं खड़े थे उस वक्त, तो कहा गया कि आखिर नेताजी ने प्रधानमंत्री मोदी के कान में आखिर क्या कहा। बहुत सी अटकलें लगाई गई, बहुत से स्पेकुलेशन किए गए आखिर क्या कहा उन्होंने, लेकिन बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि उन्होंने क्या कहा था कान में। कानाफूसी पर अब तक मुलायम सिंह यादव भी चुप रहे हमेशा, प्रधानमंत्री मोदी ने भी अब तक इस पर चुप्पी साध रखी है। यह वाकया 2017 का है दरअसल, योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह का, और शपथ ग्रहण में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश दोनों लोग पहुंचे थे इसमें, और प्रधानमंत्री मोदी और मुलायम और दूसरे नेता उस वक्त मंच पर मौजूद थे। तभी मंच पर मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के कान में कुछ कहा और जिसके बाद मोदी मुस्कुराए और अखिलेश के कंधे पर हाथ रखा उन्होंने। तभी से यह चर्चा गर्म हो गई कि मुलायम ने मोदी को आखिर क्या कहा। खबर आई कि मुलायम सिंह ने कहा था कि मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा, और जिसके बाद मोदी ने अखिलेश के कंधे पर हाथ रख दिया था। और हालांकि अखिलेश ने मीडिया में इसे अपने अंदाज में बताया था, बयां किया था। अखिलेश यादव ने कहा कि मेरे पिता ने कहा मेरा बेटा है, बचकर रहिएगा। तो सियासतदान अपने हिसाब से बातों का आकलन करते हैं और बातों को सामने रखते हैं। आइए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मुलायम सिंह यानी नेताजी का घर, ये जो आप देख रहे हैं, ये सैफई का उनका घर है। ये शानदार घर जो आप देख रहे हैं, ये मुलायम सिंह यादव जी का घर है। यही उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है। अब उनका अंतिम संस्कार कहां होगा वो मैं आपको दिखाता हूं। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये यहां तैयारी उसी वक्त से शुरू हो गई थी जिस वक्त खबर आई मेदांता से, और उसके बाद देखिए ये जो आप देख रहे हैं, इसी जगह पे अंतिम संस्कार होगा। ये जो ग्राउंड है, यहां तैयारी की जा रही है उनके अंतिम संस्कार की। और इस बीच सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं, जैसे ही जानकारी मिली उन्हें, क्योंकि नेताजी उन नेताओं में शुमार थे जिनके विरोधी नहीं थे, विरोधी भी दोस्त थे। देखिए जरा, सबसे पहले आपको बता रहा हूं, गृह मंत्री ने ट्वीट किए, 2 ट्वीट किए एक के बाद एक। लिखा उन्होंने, आपातकाल में लोकतंत्र की आवाज बुलंद की और बड़े खुले मन से बात करते थे, उनकी यादें तरोताजा रहेंगी। राजनाथ सिंह जी ने लिखा। योगी आदित्यनाथ ने लिखा, एक संघर्षशील युग का अंत हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, नेताजी का निधन एक अपूर्णीय क्षति है। गिरिराज सिंह ने लिखा, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। पीयूष गोयल ने लिखा, उन्होंने पूरे राजनीतिक जीवन में देश की सेवा की है। प्रकाश जावड़ेकर ने लिखा, पूरे जीवन में कैदियों और दलितों के लिए काम किया है। प्रियंका गांधी ने लिखा, अपने पीछे काम और सेवा की विरासत छोड़ गए हैं। संजय सिंह ने लिखा, पिछड़ों और शोषितों की आवाज थे मुलायम सिंह यादव। उमर अब्दुल्ला ने लिखा, एक महान व्यक्तित्व थे, उनका अमूल्य योगदान है। रवि किशन ने लिखा, भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। आइए अब आपको सुनवाता हूं कुछ सियासतदानों को, सुनिए जिन्होंने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। देश के बहुत वरिष्ठ नेता थे, जमीन से जुड़े हुए नेता उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति की धारा ही बदल दी थी। मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जितने भी भारत के लोग थे, सबको एक जैसे जो एक माला में पुरेस कर चलाने की बात करते थे। कभी ये नहीं सोचते थे कि एक ही धर्म जो है
वो है, बल्कि हर धर्म की इज्जत करते थे और हर धर्म के लिए लड़ते थे। ये इनकी खासियत थी। एक ऐसे नेता जो जमीन से जुड़े हुए थे, आम जनता से जुड़कर वो राजनीति करते थे और कड़े फैसले लेने में कभी वो पीछे नहीं हटे। दुखद समाचार मिला है कि देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से उनके लिए शांति की प्रार्थना करता हूँ प्रभु से। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का एक वो नेता के नाम से सारी दुनिया जानती है, नहीं रहे हम लोग के बीच में। वो देश भर में समाजवादी आंदोलन को काफी आगे बढ़ाया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश। तो लालू यादव को आप सुन रहे थे। लालू यादव सिंगापुर के लिए रवाना हो गए हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, इस तरह की खबरें हैं। लेकिन आइए आपको सुनवाते हैं, बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव से जुड़े वो किस्से जो बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल 1960 से शुरुआत कर रहे हैं। 1960 में पुलिस इंस्पेक्टर को मंच पर पटक दिया था। नेताजी ने इंस्पेक्टर को मंच पर पटक दिया। इंस्पेक्टर ने कविता पढ़ने से नेताजी को रोक दिया था। कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही को रोका, और क्योंकि कविता केंद्र सरकार के खिलाफ थी। यह एक 1960 का एक वाकया है। 1984 में देखिए मैनपुरी में उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई नेताजी की, और पुलिस अपराधियों में आधे घंटे तक गोली चलती रही। हालात को भांपते हुए नेताजी ने, उनको एक ख्याल आया, एक चाल चली उन्होंने, समर्थकों से कहा कि चिल्लाओ जोर से कि नेताजी मर गए, और सबने ऐसा ही किया और इस डर से अपराधी भाग गए और सबकी जान बची। 1992 की यह घटना है। राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था उस दौरान। मुलायम को विवादित ढांचा गिरने का अंदेशा था, तो उन्होंने सुरक्षा बलों को फायरिंग के आदेश दे दिए। सुरक्षा बलों की फायरिंग में कई लोगों की मौत हो गई, और 1993 में मुलायम ने काशीराम से हाथ मिला लिया था, क्योंकि बीएसपी के बगैर सत्ता मुश्किल थी। बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई, उन्हें सत्ता मिल गई थी। नारा लगा, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 2009 में एटा से कल्याण सिंह चुनाव लड़ रहे थे दरअसल, और कल्याण सिंह बीजेपी छोड़ चुके थे, निर्दलीय उस दौरान वो मैदान में थे। 2009 में कल्याण सिंह का समर्थन करने मुलायम सिंह यादव पहुंच गए थे। कल्याण सिंह जीत गए और मुलायम सिंह यादव का नुकसान हुआ था तब चुनाव में। आइए अब आपको सुनवाता हूं। मुलायम सिंह यादव का कहते हैं लोगों से बहुत कनेक्शन रहा, अपने कार्यकर्ताओं से बहुत कनेक्शन रहा। वो लोगों को नाम से पहचानते थे। कोई किसी भी जिले से आए उसका नाम भी जानते थे, और कहां से आया, किस शहर, किस जिले, किस कस्बे और गांव से आया, ये भी जानते थे। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। आज अगर शरीर से मुलायम सिंह यादव जी हम सबके बीच नहीं है, लेकिन हम सब कार्यकर्ताओं के दिल में बसते हैं, और जब तक सांस है तब तक नेताजी हम सबके दिलों में रहेंगे। इतना इनको हम मानते थे, मुलायम सिंह को, इन्हीं के साथ साथ रहते थे हम लोग। मेरे को अचानक जैसे दिल बोला कि कुछ हो गया नेताजी को हमारे, हम भागे वहां से। अब वो देखो निकल गए रविदास मल्होत्रा, हम भाग के कि देखे नेताजी को कुछ तो नहीं हो गया, क्या करें। 35 साल पुराने कार्यकर्ता, एकदम जवानी से हम भिड़े हुए हैं इनके साथ। बिल्कुल बहुत आज 8 आंसू रो रहे, इनको ऐसा हो गया है। आदरणीय नेताजी समाजवादी सोच की विरासत थे, समाजवादी पार्टी का स्तंभ थे। आज वो स्तंभ, वो नवरत्न हमारे हाथों से निकल गया है। हमें गहरा दुख है, और हम उस दुख, उस कष्ट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इतना बड़ा जमीनी नेता शायद हिंदुस्तान में कोई हो। गरीबों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों के नेता थे, सर्व समाज के सर्वमान्य नेता थे। सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर नेताजी की पदवी किसी को मिली, तो उनके समर्थकों को आप सुन रहे थे, जो रो भी रहे थे। अफसोस भी है, क्योंकि नेताजी ने ही समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, और नेताजी से ही समर्थकों का सीधा कनेक्शन रहा है। अब आपको बताते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री, जी हां, 3 बार प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए मुलायम सिंह यादव। देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, सियासी दंगल के दिग्गज थे नेताजी। 3 बार मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव, 1 बार रक्षा मंत्री भी रहे मुलायम सिंह, और चाह कर भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। चाहत बहुत थी। 2 बार पीएम बनते बनते रह गए नेताजी, एक बार 1996 में और दूसरी बार 1999 में।
96 में चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई। 96 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन अटल सरकार ज्यादा दिन तक चल नहीं सकी। फिर तीसरे मोर्चे को सरकार बनाने का मौका आया उस दौरान, तब वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया और वीपी सिंह ने ज्योति बसु का नाम आगे बढ़ाया, लेकिन पोलित ब्यूरो ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। लेफ्ट पार्टियों ने मुलायम सिंह का नाम आगे बढ़ाया कि मुलायम सिंह प्रधानमंत्री हो, उनका नाम फाइनल भी हो गया। शपथ की भी तैयारी शुरू हो गई। सोचिए, मंत्रिमंडल के नाम भी तय हो गए, तारीख का ऐलान सिर्फ बाकी था। लेकिन मुलायम सिंह यादव और शरद यादव ने, लालू यादव और शरद यादव ने तब अड़ंगा लगा दिया मुलायम सिंह यादव के नाम पर। दोनों को डर था कि मुलायम सिंह यादवों के बड़े नेता हो जाएंगे अगर पीएम बन गए, ऐसे में उनकी राजनीति को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो जिसके बाद एचडी देवेगौड़ा के नाम पर सहमति बनी और वो प्रधानमंत्री बने। एचडी देवेगौड़ा की सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चल पाई थी। 1999 में फिर चुनाव हुए, तीसरा मोर्चा फिर सत्ता की रेस में था। उस दौरान एक बार फिर मुलायम सिंह के पीएम बनने का मौका आया कि इस बार तो बनी जाएंगे। इस बार भी लालू यादव और शरद यादव ने उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, जिसके बाद इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया गया। आपको याद होगा, पीएम नहीं बनने की कसक नेताजी के मन में हमेशा रही। मुलायम सिंह ने एक रैली में इसका खुलकर इजहार भी किया था, अगर आपको याद हो। और आपको यह भी याद होगा, जिस वक्त अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, उस दौरान भी इस तरह की खबरें और कयास थे कि नेताजी प्रधानमंत्री बनेंगे, नेताजी प्रधानमंत्री की रेस में होंगे। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि नेताजी बेशक हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें और उन्होंने देश के लिए जो किया है वो हमेशा लोगों के दिलो दिमाग में रहेगा। और इस बीच आपको बताऊं कि एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि महाकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाकाल के लिए जा रहे हैं, उज्जैन। इस बड़ी खबर पर रिपब्लिक की सबसे बड़ी कवरेज जारी रहेगी। ये जो आप देख रहे हैं, भव्य महाकाल कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है, कल इसका उद्घाटन होना है। इस महाकाल कॉरिडोर का प्रधानमंत्री खुद यहां मौजूद होंगे और इसको इनॉग्रेट करेंगे। प्रधानमंत्री गुजरात में और गुजरात से वो उज्जैन जाएंगे इस कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए। तो इस पर सबसे बड़ी कवरेज आप रिपब्लिक भारत पर देखेंगे। बहरा ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा।